नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी चुनाव चल रहे थे, आप चुनावों के परिणामों को सुन रहे होंगे। चुनाव विश्लेषक बार बार आपको इस तरह के कथन वाक्य बोलते हुए सुनाई दिए होंगे कि दलितों ने इस प्रकार वोट डाला है, या फिर हिंदुओं का वोट का रुझान इस तरीके का रहा है, महिलाओं ने इस आधार पर वोट डाला है, युवाओं ने इस आधार पर वोट डाला है। ऐसे में थोड़ा सा सोचने समझने वाला व्यक्ति मसलन इस बात पर विचार करेगा कि अगर स्त्रियों ने एक तरह से वोट डाला है और युवाओं ने दूसरी तरह से वोट डाला है, तो फिर युवा स्त्रियों ने, युवतियों ने वोट किस तरीके से डाला है। यह एक बहुत रोचक पक्ष है जब हम किसी समाज को समझने की कोशिश करते हैं उसका। मैं सालों से अपने क्लासरूम में इस विषय पर पढ़ाता रहा हूं और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक पूरा वीडियो बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों के लिए और आप सब लोगों के लिए रुचिकर होगा। ये जो संकल्पना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति को केवल एक पहचान से जाना जा सकता है, और यदि नहीं और उसमें एक से अधिक पहचानें होती हैं, तब फिर कौन सी पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है। अंग्रेजी में इसे इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। अगर आप इसे हिंदी करना चाहेंगे तो अंतर्वर्गीयता कहेंगे, लेकिन हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी से काम चलाएंगे। तो आज का यह वीडियो मूलतः यह समझने की चेष्टा करेगा कि जब हम समाज के में अलग अलग पहचानों को समझते हैं तो उन पहचानों का क्या होता है जो एक से ज्यादा वर्गों का सदस्य होती है। ये वीडियो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि प्लीज सिट डाउन को 500 के 5 लाख सब्सक्राइबर इस सप्ताह पूरे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब तक आप लगातार इस किस्म का प्रोत्साहन हम मुझे प्लीज सिट डाउन की टीम को नहीं देते रहेंगे, तब तक हमारे लिए नए नए वीडियोस लेकर आना और मुश्किल होता रहेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस तमाम समर्थन के लिए। 500 के हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूं, लेकिन आपने यदि यह प्रेम, ये समर्थन दिया है तो इसके लिए आपका शुक्रिया। वापस चलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी की तरफ। हम इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संदर्भ में 3 तरह की इंटरसेक्शनैलिटी को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है, यह समझना क्यों महत्वपूर्ण है, और यह केवल चुनावों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव तो अब बीत चुके हैं, अगले आम चुनाव 5 साल के बाद आएंगे, लेकिन इंटरसेक्शनैलिटी की समझ आपको बहुत सारे व्यवहारों को समझने में मदद करेगी और आपको अपनी, हम लोग जब व्यवहार कर रहे होते तो हमारी जो भूल होती है, आप जो गलतियां कर रहे होते हैं लोगों के साथ व्यवहार करने में, उसको भी स्पष्ट करके दिखाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी, अंतर्वर्गीयता का मतलब क्या है। जब भी हम यह कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल एक पहचान से जाने या समझें, तो हम एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल एक पहचान, एक आइडेंटिटी का वाहक नहीं होता। यह सही है। मसलन हमने बात की कि एक स्त्री, अब वह स्त्री अपने जेंडर के आधार पर स्त्री हो सकती है, लेकिन उसी समय अपनी उम्र के आधार पर वह बच्ची हो सकती है, वह युवा हो सकती है, वह बुजुर्ग हो सकती है। ऐसे ही अपनी भाषा के आधार पर वह हिंदी भाषी हो सकती है, अंग्रेजी भाषी हो सकती है, द्रविड़ भाषी हो सकती है। ऐसी अन्य पहचानों की भी बात है। अब स्वाभाविक है कि एक छोटे से वीडियो में तमाम तरह की पहचानों को तो नहीं समझा जा सकता, इसलिए हम 2-3 पहचानों तक अपने आप को सीमित रखेंगे। लेकिन पूरे देश में, खास तौर से जेंडर स्टडीज में, इंटरसेक्शनैलिटी का सवाल बहुत ही अहम सवाल माना जाता है। अगर हम अकादमिक स्तर पर बात करें तो किम्बरले नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक हुई हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों में मैपिंग द मार्जिन्स, इंटरसेक्शनैलिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑफ कलर नाम का उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। ऐसे डीमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स एक उनका दूसरा रिसर्च वर्क है। शानदार काम है, जिन्होंने इस बात को अकादमिक जगत में स्थापित किया कि आप बिना इंटरसेक्शनैलिटी को समझे चीजों को नहीं समझ सकते। ये जेंडर स्टडीज में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरे पॉलिटिकल साइंस, पूरी सोशियोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण तर्क होता है। आपको भी यह समझ में आएगा। अगर मान लीजिए फिर से हम चुनावों पर वापस चले तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वोटिंग बिहेवियर होता है वह हमारी पहचान से प्रभावित होता है।
भारत के लिए तो कहा ही जाता है कि इंडिया में हम अपना वोट कास्ट नहीं करते, अपनी कास्ट को वोट करते हैं। यानी कि जाति कम से कम उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर वोटिंग की जाती है। और आप इस बात को अच्छा या बुरा मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी आइडेंटिटी के आधार पर वोटिंग करते रहे। तो भारत में किस किस आधार पर वोटिंग हो सकती है? अगर हम कहें जाति एक आधार है तो उसके आधार पर वोटिंग हो सकती है। जेंडर के आधार पर हो सकता है वोटिंग हो, कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर राजनीतिक दल क्या कह रहे थे उसके आधार पर महिलाएं वोट करें। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो हम रिलीजियस आइडेंटिटी को एक महत्वपूर्ण घटक मान सकते हैं। इस बार के चुनावों में लगभग तमाम लोगों ने यह कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। अब उन्होंने किस वजह से किया एक भिन्न बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के आधार पर वोटिंग की। दरअसल सच्चाई है कि हम में से अधिकांश लोग, अधिकांश मतदाता आइडेंटिटी के आधार पर वोटिंग कर रहे होते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। ये तो वोटिंग के आधार का मामला हुआ। सामान्यतः भी हमारे फैसलों में हमारी पहचान एक अहम भूमिका अदा कर रही होती है। हमारा व्यवहार हमारी पहचान से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी समाज या व्यक्ति को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमें उसकी पहचान पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी व्यक्ति की एक पहचान नहीं होती। हम तीन चीजों की बात करते हैं जिनकी अभी बात की। हमने बात की जेंडर की, हमने बात की कास्ट की, और हमने बात की रिलीजियस आइडेंटिटी की। मान लेते हैं कि भारतीय समाज में बस ये तीन ही आइडेंटिटी है। मैं मान रहा हूं कि ऐसा नहीं है, हजारों किस्म की आइडेंटिटी है, लेकिन स्वाभाविक है कि ये तीन प्रमुख आइडेंटिटी है। व्यक्ति की आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, स्त्री या पुरुष होना, जो कि मुख्यतः स्त्री या पुरुष होना, अन्य जेंडर्स भी हैं, और व्यक्ति की धार्मिक पहचान और व्यक्ति की जातिगत पहचान। आप पाएंगे कि इन तीनों में इंटरसेक्शनैलिटी है। कोई भी व्यक्ति इनमें से केवल एक पहचान का वाहक नहीं होगा। स्त्री केवल स्त्री नहीं होगी, अगर उसकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी और उसकी एक कास्ट आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही पुरुष भी केवल पुरुष नहीं होगा, उसकी भी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी और कास्ट आइडेंटिटी होगी। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी पे आए तब भी ये लागू होगा। कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान केवल हिंदू या मुसलमान नहीं होगा, उसके साथ साथ वह स्त्री या पुरुष भी होगा। ठीक है ना? और इसी तरीके से हम देखेंगे कि अन्य आइडेंटिटीज के साथ भी होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम जब पहचानों को समझने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति की एक से ज्यादा पहचानें होती हैं। इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि हम जब अपनी आइडेंटिटीज को देख रहे हो या किसी अन्य व्यक्ति की आइडेंटिटी को देख रहे हो तो जहां पर आइडेंटिटी एक दूसरे से काटती है उसका विश्लेषण थोड़ी गहनता से करें, क्योंकि यही वह फॉल्ट लाइंस हैं जिनमें समाज में विभेद पैदा किया जाता है, जिसमें समाज में हिंसा पैदा की जाती है, जिनमें समाज में नफरत पैदा की जाती है। क्योंकि जब भी आप एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी से बढ़कर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे या स्वयं मानना शुरू करेंगे, तब आप भिन्न किस्म की आइडेंटिटी को दबा रहे हो। मसलन वोट डालते समय आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को महत्वपूर्ण मानेंगे या अपनी जाति की आइडेंटिटी को महत्वपूर्ण मानेंगे, इससे तय होगा कि आप क पार्टी को चुन रहे होंगे या ख उम्मीदवार को चुन रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कोर एस्पेक्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी इज दैट वी कैरी मल्टीपल आइडेंटिटीज। डोंट रिड्यूस योरसेल्फ और एनीबॉडी एल्स टू अ सिंगुलर आइडेंटिटी। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल एंड अप मेकिंग फॉल्स डिसीजन मेकिंग, गलत किस्म के फैसले लेने लगेंगे आप। तो पहली चीज मल्टीपल आइडेंटिटीज को पहचानना है। हम तीन आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, आप इसको 30 भी कर सकते हैं, लेकिन जेंडर, कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज इंटरसेक्ट करती हैं। इनमें से कोई भी डिसजॉइंटेड सेट नहीं है, अलग अलग बैठा हुआ समुच्चय नहीं है। ये तीनों आपस में एक दूसरे को काटती है। कहीं जगह पर दो काटेंगी, कहीं ऐसा क्षेत्र भी होगा जहां तीनों काट रहे हो। ध्यान रखिएगा, हमारी आइडेंटिटी प्रमुखतः दो तरीके की होती है। या तो यह हाशिए की, मार्जिनलाइज्ड, सीमांतीय आइडेंटिटी होती है, या फिर यह मुख्य धारा आइडेंटिटी होती है। जो मार्जिनलाइजेशन का अध्ययन है वो इस बात को बताता है। मसलन मान लीजिए अगर हम कास्ट की बात करें, हम जेंडर की बात, हम तीन ही बात कर रहे हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो हम मानेंगे कि हमारे
समाज की संरचना ऐसी है कि अगर हम दो जेंडर की प्रमुखता बात करें, स्त्री और पुरुष, तो इसमें पुरुषों के पास पितृसत्ता के चलते ज्यादा सत्ता है, इसलिए वह मुख्य धारा है, और स्त्रियां और अन्य जेंडर जो हैं वे हाशिए पर हैं। ऐसे अगर आप कास्ट के हिसाब पे बात करेंगे तो आप मानेंगे कि जो जातियां ऊंची जातियां कही जाती हैं, सवर्ण जातियां कही जाती हैं, वह मुख्य धारा है और अन्य जातियां हाशिए पर हैं। ऐसे ही आप अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में देख सकते हैं कि आमतौर पर बहुसंख्यक जो है वो मुख्य धारा होंगे और अल्पसंख्यक जो है वो हाशिए पर होंगे। अगर हम केवल 3 आइडेंटिटी के आधार पर चलें तो आप पाएंगे कि जहां भी इंटरसेक्शनैलिटी है, जो कि हर जगह है, वहां पर व्यक्ति या तो इन तीनों स्थितियों में, या तो एक स्थिति में हाशिए पर होगा, या 2 स्थितियों में हाशिए पर होगा, या तीनों स्थितियों में हाशिए पर होगा। और वह व्यक्ति जो तीनों स्थितियों पे हाशिए में है वो सत्ता से थ्राइस रिमूव्ड होगा, सत्ता से में 3 तरह का वंचन पा रहा होगा। जो 2 तरीके के हाशिए पर होगा वह 2 तरह का वंचन पा रहा होगा, और जो केवल एक तरीके से हाशिए पर होगा वो एक तरह का वंचन पा रहा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपर कास्ट भी हो, जो कि बहुसंख्यक भी हो, जो कि पुरुष भी हो, तब आप पाएंगे कि वो तीनों स्तर पर मुख्य धारा में। और जैसे ही आपकी समझ में आता है और आप अपने चारों तरफ देखना शुरू करते हैं, आपको समझ में आना शुरू करता है, वाह बिंगो, दरअसल वे लोग जो कि तीनों तरीके से मुख्य धारा में हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा नियंत्रण है, सवर्ण, हिंदू, पुरुष। और अगर आप इनमें से अन्य पक्षों को शामिल करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आना शुरू करता है कि हां, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें 1 या 2 हाशिए के पक्ष होंगे और बाकी मुख्य धारा के पक्ष होंगे। ये क्यों जरूरी है इंटरसेक्शनैलिटी के संदर्भ में समझना? क्योंकि बहुत बार ऐसा किया जाएगा, आप ऐसा खुद स्वयं कर रहे होंगे कि आप अपने मुख्य धारा पक्ष के दबाव में अपने ही उन पक्षों के विरोध में आ जाएंगे जो आपके हाशिए के पक्ष हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। मसलन मान लीजिए कोई स्त्री है जो कि सवर्ण स्त्री है। अब उसकी 2 आइडेंटिटीज की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, कास्ट एंड जेंडर। जेंडर के स्तर पर वह स्त्री है, इसलिए वह एक डिसएडवांटेज्ड स्थिति में है। लेकिन वह अन्य स्त्रियों से व्यवहार करते समय अगर अपनी स्त्री आइडेंटिटी के स्थान पर अपनी जाति की आइडेंटिटी को महत्वपूर्ण मानने लगे तो आप देखेंगे कि वह दलित स्त्रियों के खिलाफ, जो कि दरअसल जेंडर के आधार पर उन्हीं के वर्ग से आती है, लेकिन चूंकि उनका कास्ट अलग है, जाति अलग है, उसके आधार पर आप पाएंगे कि उसका व्यवहार उस स्त्री के प्रति, जो कि स्त्री होने के है लेकिन सवर्ण नहीं है, शायद उतना अच्छा ना हो। हम अपने व्यवहारों में भी कई बार अपने डोमिनेंट मुख्य धारा पक्ष से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और हाशिए के पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। फेमिनिज्म जब ये बात करता है, इसलिए वह इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करता है। इंटरसेक्शनैलिटी की जब बात आई थी तो ब्लैक वुमेन राइट्स की बात आई थी कि स्त्रियां भले ही वे व्हाइट वुमेन क्यों ना हो, पश्चिम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में हम इसे सवर्ण स्त्रियों के सेंस में कह सकते हैं, उनको उन स्त्रियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जो भले ही अन्य आइडेंटिटी में इनसे भिन्न हो। यानी कि जेंडर की आइडेंटिटी को प्राइमेसी मिलनी चाहिए बजाय कास्ट की आइडेंटिटी को मिलने के, या फिर किसी अन्य आइडेंटिटी को मिलने के। कुल मिलाकर इंटरसेक्शनैलिटी का क्या मतलब हुआ, आपको विद्यार्थी की तरह से समझना है। आप 3 गोले बनाकर, जिसे वेन डायग्राम कहते हैं, उससे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा आइडेंटिटीज हैं, और आपको समझना है कि जब भी आप एक जो मुख्य धारा आइडेंटिटी के पक्ष में खड़े होते हैं, चाहे वह आइडेंटिटी आपकी स्वयं की भी आइडेंटिटी क्यों ना हो, तब कई बार इस बात की संभावना होगी कि आप अपनी ही हाशिए की पहचान का दमन कर रहे हो। जब आपसे यह कहा जाएगा कि नहीं, आप क आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी ख आइडेंटिटी को भूल जाइए, जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब आप अंततः इंटरसेक्शनैलिटी के सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हो। तो क्या सिद्धांत रहे? गांधी जी का मंत्र, बहुत आसान सा तरीका। आप कतार के अंतिम व्यक्ति को, यानी कि आप जितनी भी आइडेंटिटीज के वाहक क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिस व्यक्ति की सारी आइडेंटिटीज हाशिए की आइडेंटिटीज। फिर अपने कृत्य के आधार पर सोचिए कि मेरा कृत्य उसके लिए लाभदायी है या हानिकारक है। मैं जो व्यवहार कर रहा हूं वह उसको चोट पहुंचाने वाला व्यवहार है। अंतिम व्यक्ति जो कि तमाम पहचानों में सबसे ज्यादा वंचित है। अब भारत के संदर्भ में इन 3 आइडेंटिटी की बात करें तो कृपया दलित, अल्पसंख्यक, स्त्री की बात कीजिए।
जेंडर के स्तर पर स्त्री, रिलीजियस आइडेंटिटी के स्तर पर अल्पसंख्यक और कास्ट के स्तर पर जिसे हम वंचित कास्ट कहते हैं, वंचित समुदाय कहते हैं। आप अपने व्यवहार के बारे में सोच सकते हैं कि क्या आपका व्यवहार उस स्त्री जो कि अल्पसंख्यक भी है और निम्न कही जाने वाली जाति से भी आती है, उसके पक्ष में है या विरोध में। अगर आप मार्जिनलाइज के साथ में खड़े हैं, अगर आप सीमांतीय अस्मिता के साथ में खड़े हैं, तो आप पाएंगे कि इंटरसेक्शनैलिटी के जो उसके आधार पर जो भेद तैयार किए जाते हैं, आप उनसे बच पाएंगे। और ये एक शानदार तरीका होगा। ये केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये कई बार आपके राजनीतिक सामाजिक व्यवहार के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत में इनमें से अधिकांश मामलों में कोई मोबिलिटी नहीं, अधिकांश मामलों में कोई मोबिलिटी नहीं। ये सही है कि आप संविधान के तहत आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया है और एक अवांछनीय प्रक्रिया है। ऐसे ही कास्ट मोबिलिटी तो है ही नहीं। आप निम्न जाति में पैदा होने के बाद उच्च जाति में नहीं जा सकते हैं। और जेंडर मोबिलिटी तो पूरी दुनिया में लगभग असंभव है। हमने इसलिए इन तीन प्रमुख आइडेंटिटीज का लिया कि भारत जैसे देश में इन तीनों आइडेंटिटीज में सोशल मोबिलिटी, सामाजिक जो गतिशीलता है, उसका अभाव है। इसलिए आपको हर चरण पर इन आइडेंटिटीज का और इनकी इंटरसेक्शनैलिटी का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी जेंडर स्टडीज के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपके अच्छे इंसान बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है।